चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं। तारीख का हिस्सा बन चुका है, चाहे वो जनरल जिया हक का अमरीत हो या जनरल परवेज मुशर्रफ का अमरीत हो। नवाब यूसुफ टालपुर साहब ने उनका डट के मुकाबला किया और मैं इतना कह सकता हूं जनाब स्पीकर कि जनरल जिया था, जनरल मुशर्रफ था, नवाब यूसुफ टालपुर और उन जैसे सियासी कारकुन हैं। जरूर हम आज यहां नेशनल असेंबली में वो खुद मौजूद तो नहीं होगा, मगर मैंने सीखा है नवाब यूसुफ टालपुर साहब से जनाब स्पीकर, मेरा सियासी जमात के कारकुन ने नवाब यूसुफ टालपुर साहब से सीखा है कि किस तरीके से अब सियासत तो सुलह के लिए करते हैं, सियासत नजरिया के लिए करते हैं और सियासत एक मकसद के लिए करते हैं। जनाब स्पीकर, नवाब यूसुफ टालपुर साहब ना सिर्फ 1970s में सूबा सिंध की प्रोविंशियल असेंबली में मुंतखब हुआ, मगर 1993 से लेके 2024 तक इस हाउस का नेशनल असेंबली का रहनुमा भी मुंतखब हुआ। आप नेशनल असेंबली के तमाम रिकॉर्ड्स उठाए जनाब स्पीकर, आपको एक भी नवाब यूसुफ टालपुर साहब का ऐसा तकरीर नहीं मिलेगा जो अवाम के मसाइल के ऊपर नहीं होगा, जो असल इश्यूज के ऊपर ही होगा, जो उसूल और नजरिया के मुताबिक होगा। नवाब यूसुफ टालपुर साहब ने अपना आवाज ज़राअत जो इस मुल्क की मईशत की बैकबोन है उसके लिए उठाता रहा। इस मुल्क का वफाकी वजीर ज़राअत भी रहा, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, फूड एंड एग्रीकल्चर का वजीर भी रहा। और जनाब स्पीकर, जिस इशू पे नवाब यूसुफ टालपुर साहब सबसे ज्यादा वर्स था और जिस कॉज के लिए नवाब यूसुफ टालपुर साहब ने हमेशा अपना आवाज उठाता रहा, वो इस मुल्क में जो पानी का बहरान है उसके लिए, जो पानी की तकसीम है उसके लिए, जो पानी की वजह से वफाक में मुतनाज़ा जो टॉपिक्स है उस इशू पे नवाब यूसुफ टालपुर साहब ने हमेशा अपना आवाज बुलंद किया। और ये कहा जाता है अंग्रेजी में जनाब स्पीकर कि जब तक आप किसी चीज को इफ यू डोंट until आपने कुछ चीज खो चुके हैं या until you lost something, आपको उसका एहसास नहीं होता। और इस वक्त जब इस इशू पे और सदर साहब ने अपने तकरीर में भी कल इसका जिक्र किया, ये फोरफ्रंट पे आ चुका है, तो हम जरूर इस मौके पे नवाब यूसुफ टालपुर साहब को मिस कर रहे हैं। हम इसको सलाम पेश करते हैं जनाब स्पीकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, नवाब यूसुफ टालपुर साहब के साथ एक लंबा अरसा रफ़ाकत रही, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अभी चंद दिन पहले मैं उस सीट पे बैठे हुए थे और मैं उनको जाके मिला। मेरी उनके साथ बड़ी पुरानी नियाज़मंदी थी और बड़ी शफ़क़त और प्यार से जब भी मिलना। और इस हाउस की प्रोसीडिंग्स में ओवर लास्ट ऑलमोस्ट ओवर 3.5 decades उनकी पार्टिसिपेशन जो है
और सबसे बड़ी बात है अपनी पार्टी के साथ जिस तरह मुस्तकिल मजाजी के साथ उन्होंने वफादारी निभाई। नवाब यूसुफ तालपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सीनियर पार्लियामेंटेरियन गुज़िश्ता दिनों इंतकाल कर गए थे। उनके हवाले से ताज़ियती पैगामात इस वक्त कौमी असम्बली में पढ़े जा रहे हैं। अहम खबर आपको देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जियो न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी सफारतकार निजी दौरे पर अमरीका गए थे। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी एजाज, कहिएगा क्या तफसीलात मिली आपको इस मामले की? जी बिल्कुल, कल हमने खबर दी थी कि एक पाकिस्तानी सफारतकार जो कि तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के सफीर हैं, ये निजी दौरे पर अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस गए थे, मगर एयरपोर्ट पर अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें रोक लिया था और फिर रोकने के बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था। और ये बड़ी इस एतबार से अहम वाकया है कि आमतौर पर जो सफारती आदाब के मुताबिक अगर कोई सफीर मुकम्मल सफरी दस्तावेजात के साथ आए तो उसे डिपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन ये हुआ। और उसके बाद हमने बताया था कि इस हवाले से वजारत खारजा ने भी एक तहकीक शुरू कर दी है और तो ये की जा रही है कि तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के सफीर को पाकिस्तान बुलाया जाएगा। आज दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने इस हवाले से जवाब दिया है, क्योंकि कल हम काफी देर उनसे, कल सुबह से हम उनसे पूछ रहे थे, तो आज उन्होंने जवाब दिया है और इस बात की तस्दीक की है कि वाकई ये वाकया रूनमा हुआ है और दफ्तर खारजा इस हवाले से मामले की तहकीक भी कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। सेनेट का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं कि इसमें दोबारा देख लेना चाहिए। आई अश्योर यू माई लर्नड कलीग्स हेयर एंड नेशनल असम्बली, और मेरी तजवीज़ ये होगी जनाब चेयरमैन कि ये ओपन डिबेट का इशू नहीं है। चेयरमैन सेनेट एंड स्पीकर नेशनल असम्बली आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आप यहाँ पे हैं, स्पीकर नेशनल असम्बली वहाँ पे हैं। आप दोनों इस पे किसी दिन बुला लें सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को, मैं भी हाजिर हो जाऊंगा, और जो लोगों को आप बुलाना चाहें उनसे मुशावरत करके वारंट ऑफ प्रेसिडेंट को एक दफ़ा एग्जामिन कर लें। लेकिन मैं विद रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी एट माई कमांड एंड आई विल रिक्वेस्ट माई कलीग्स सीनियर और जूनियर जो भी हैं कि इसको ऐवान में डिस्कस करने की बजाय, सर ये वो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं जो कि मीटिंग्स में स्मॉलर ग्रुप्स में होने चाहिए। और हमने क्योंकि ये एतमाद और आईने पाकिस्तान ने ये इख्तियार कस्टोडियन ऑफ हाउस को कि हमें किस तरह से ट्रीट होना है, हमारी प्रिविलेजेस की हिफाजत कैसे होनी है, हमारे हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ किसने देना है, ये इख्तियार आईनी स्कीम में आपके पास है और हमारे वोट की वजह से आपके पास है। तो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली कैन डिस्कस। थैंक यू। मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ सर। वी हैव इनहेरिटेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम देयर वेस्टमिंस्टर सिस्टम। जी बिल्कुल ऐसे है। फॉलो दैट। बिल्कुल सर ऐसे है। सर दूसरा ये है, हम अवाम के नुमाइंदे हैं। फरूक एच नायक साहब शुड हम अवाम के हमारा इख्तियार कहाँ पे और कहाँ पे नहीं। इसमें जो सेनेटर अनुषा रहमान साहबा ने बात की है और जो लॉ मिनिस्टर साहब ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया है, मैं समझता हूँ इसके अंदर एक स्मॉल कमेटी बन जाए जिसमें आप, स्पीकर नेशनल असेंबली, लॉ मिनिस्टर और अनुषा रहमान साहबा, ये आप चार करके, ताकि ये इस सिलसिले, इस मसले को आराम से डिस्कस करके लीगल फॉर्मेलिटीज़ को नज़र में रखते हुए और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए कि जो कि लॉ मिनिस्टर साहब ने बताए हैं, और ताकि इसके अंदर पार्लियामान की इज़्ज़त भी रहे, पार्लियामान की तौक़ीर भी रहे और जो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की हम बात करते हैं वो भी रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि खाली इधर आप ये फैसला नहीं कर सकते क्योंकि इसमें नेशनल असेंबली भी इन्वॉल्व है। की तजवीज़ है सर, जो कमेटी की तश्कील भी है, एक सेकंड शारद भाई, जो कमेटी की तश्कील भी है सर वो आप और स्पीकर साहब करें। आप पहले खुद मीटिंग कर लें, फिर आपको जो मुनासिब लगे वो कर दीजिएगा किसी और को। जी कि मेरा जो है क्वेश्चन पहले नंबर पे था, सब मेरी गुजारिश ये, मिनिस्टर साहब नहीं थे, आपने उसको केप्ट असाइड किया, टाइम ओवर गया। मेरे दो क्वेश्चन ये डेफर कर दें सर, 27 और 35। ठीक है 35 मैडम, 27 देखिए मैं आपको थोड़ा सा आप तशरीफ रखें, बहुत से सवाल रह गए होंगे,
अब्दुल कादिर साहब, आप तशरीफ रखें। पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत अहम रिलीफ पाकिस्तानी अवाम के लिए IMF से लेने में कामयाब हो गई है। $1 अरब किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात जारी हैं और ज़राए का बताना है कि पाकिस्तानी हुकाम ने बिजली का रेट ₹2 फी यूनिट बुनियादी टैरिफ पर कम करने के लिए IMF को राजी कर लिया है। बिजली का बुनियादी टैरिफ 1.5 से ₹2 तक सस्ता करने पर IMF से तवील सेशन हुआ। ज़राए के मुताबिक बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी के फैसले पर अमल दरामद अप्रैल से होने का इम्कान है। टैरिफ कम करने से पहले तकसीम कार कंपनीज की निजकारी का नया जामे मंसूबा IMF को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत के दौरान कंपनीज के वकील मखदूम अली खान ने कहा है कि हुकूमत से पूछा जाए कि सुपर टैक्स की मद में कितना टैक्स इकट्ठा हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि यह दास्तान बड़ी लंबी हो जाएगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुपर टैक्स एक मरतबा खास मकसद के लिए लगाया गया था, एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा। मखदूम अली खान ने कहा कि ऑपरेशन से मुतासर इलाकों की बिजली की बहाली मकामी और सूबाई मसला है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि एतराज़ है कि कौमी मजमूई फंड से रकम सूबों की रजामंदी के बगैर खर्च कैसे हो सकती है। FBR के वकील रज़ा रब्बानी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुसलसल अमल है। मुतासरीन दहशतगर्दी के खात्मे के नतीजे में बेघर हुए। मखदूम अली खान ने कहा क्या दहशतगर्दी 2020 में ख़त्म हो गई? हुकूमत ने 2020 में सुपर टैक्स वसूली ख़त्म कर दी है। याद रहे कि टैक्सेस के हसूल के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में मामलात रुके हुए थे, उस हवाले से अब रोज़ाना की बुनियाद पर समाअतों का सिलसिला शुरू हुआ है। ये भी उन्हीं में से एक है। अहम खबर, तोरखम सरहद कशीदगी के खात्मे और 18 रोज़ से बंद सरहद खोलने के लिए काबुल में मौजूद दोनों जानिब के जरगा अरकान इंतज़ार में है। अफगान जरगा अरकान की वापसी का इंतज़ार है। पाकिस्तानी जरगा मेंबर का कहना है कि मुआहदे के मुताबिक पाक अफगान जरगा अरकान की दूसरी नशिस्त आज होनी है, लेकिन अब तक किसी जरगा मेंबर ने राब्ता नहीं किया है। जरगा अरकान का दो तरफा मुआहदा आज 11 मार्च तक काबिल अमल पर है। पाकिस्तानी जरगा मेंबर मुजीब शनवारी ने जियो न्यूज़ को बताया कि दो तरफा मुआहदे के मुताबिक पाक अफगान जरगा अरकान की दूसरी नशिस्त आज मुकर्रर है और इन्हें काबुल में मौजूद अफगान जरगा अरकान की तोरखम वापसी का इंतजार है, लेकिन अफगान जरगा अरकान ने अब तक कोई राब्ता ही नहीं किया। उन्होंने बताया कि जरगा की अगली नशिस्त अफगान अरकान की वापसी से मशरूत है। जरगा सराय के मुताबिक अफगान जरगा ने गुज़िश्ता रोज़ काबुल में अफगान आला हुकाम से मुलाकातें की। काबुल में आला हुकाम को पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली जरगा नशस्त में 25 अरकान शरीक थे। अफगान जरगा पाकिस्तान वापसी के बाद तुरखम पर सूरत हाल का जायज़ा लेगा। जरगा मेंबर ने बताया कि जरगा अरकान का दो तरफा आमन मुआहिदा आज 11 मार्च तक काबिल अमल है। अफगान फोर्सेस मुतन्ना से तामीरात बंद करने पर राज़ी हो जाएँ तो फायरबंदी में तोसी के साथ साथ सरहद खोल दी जाएगी। मुतन्ना से तामीरात के बायस कशीदगी से तुरखम सरहद 18 रोज़ से बंद है। चिल्लास शाहराह कराकरम लैंडस्लाइडिंग के बाद गुज़श्ता रात से बंद हैं। ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्ग समेत मुसाफिरों की बड़ी तादाद वहाँ फंसी हुई है। मुसाफिरों को मुश्किलात का भी सामना है। चिल्लास शाहराह कराकरम लोअर कोहिस्तान के मकाम पर गुज़श्ता रात से बंद है। लैंडस्लाइडिंग के बायस रावलपिंडी तक गिलगित ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया। दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार। मुसाफिरों की हुकूमत से सड़क फ़ौरन खोलवाने की अपील। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोयटा में चीनी की फ़ी किलो कीमत में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मजीद जानेंगे कोयटा से शहाब उमर से। आज कोयटा में गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ के दौरान चीनी की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। 2 रोज़ कबल फ़ी किलो चीनी जो 155 रुपये में रिटेल मार्केट में दस्तियाब थी, गुज़श्ता रोज़ चीनी की कीमतों में इजाफे के बाद 165 रुपये
हुआ था, जबकि आज इसकी कीमतों में मज़ीद 15 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है और रिटेल मार्केट में फ़ी किलो चीनी 180 रुपये में दस्तियाब है, जबकि जो होलसेल मार्केट है आज 175 रुपये में मिल रही है। होलसेल मार्केट वालों के ये बताना है कि चीनी चूँकि पंजाब से मंगवाते हैं, वहाँ पर इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, ये भी इसकी कीमतों में बढ़ाने पर मजबूर हो गए हैं। जो आम आवाम है, शहरी हैं, या चीनी की कीमतों में इजाफे से परेशान दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि इसकी कीमतों में इजाफे से बेकरी आइटम्स और दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतों में भी इजाफे का खदशा है और उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि चीनी की कीमतों में कमी के हवाले से फौरी इक़दाम करें। जी से सूरत आपने जानी, कराची में भी चीनी की कीमतों में अचानक इजाफा देखने में आ रहा है। रियाज एंडी मजीद बता रहे हैं। रियाज देखें जी, जोड़िया बाज़ार की चीनी बाज़ार से अपडेट है तो ख़बर यह है कि हुकूमत ने चीनी दरामद करने की इजाज़त दे दी है और इसको माहिरीन ऐसे देख रहे हैं कि शायद हुकूमत इस शोबे को भी डीरेगुलेट करने की बात कर रही है। ख़ुद वज़ीर ख़जाना ये बात कर चुके हैं कि हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसी देना है और बाकी काम जो है वो निजी शोबे का है कि वो उसको चलाएँ। तो ऐसा लगता है कि इसी तरफ हम जा रहे हैं। बहरहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ चीनी गली में, तो सबसे पहले तो मैं आपको ज़रा मार्केट का फ्लेवर दे देता हूँ। सबसे पहले लेकिन रेट जान लेते हैं कि आज होलसेल बाज़ार का रेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या रेट है आज? आज ये 166 166 रुपये का रेट है आज का। 166। और अगर मैं रमज़ान की बात करूँ तो कितने बढ़े? रमज़ान के अंदर तकरीबन ये स्टार्ट रमज़ान से अब तक तकरीबन 13-14 रुपये किलो बढ़ चुकी है मार्केट। और रमज़ान का सीज़न शुरू हो जाता है 10 दिन पहले से, तो अगर मैं कहूँ कि 20 दिन में क्या बढ़े? तो 25 रुपये तक बढ़ चुकी है। रिटेल का भी एक फ्लेवर ले लेते हैं कि क्या है। चीनी 170 रुपये ख़रीद रहे हैं और एक महीने पहले कहाँ थी? 150 रुपये। तो कोई मसला नहीं, 200 भी होगी तब भी हमने खानी है और 5-5 किलो लेंगे, फिर हम 5-5 किलो 10-10 20-20 किलो लेंगे। तो ओवरऑल ये है बाज़ार की इस वक्त सिचुएशन के होलसेल के अंदर 166 में चीनी बिक रही है, रिटेल के अंदर 170 180 है, कहीं कहीं 150 में भी बिक रही है जिनके पास पुराना माल पड़ा हुआ है। तो ये है इस वक्त सूरत हाल। लेकिन ओवरऑल जो ख़बर है वो ये कि हुकूमत अगर इसे डीरेगुलेट करने का सोच रही है तो इसका फ़ायदा आवाम को भी होगा, सनतकार को भी होगा। बांग्लादेश को चीनी चाहिए, ईरान को चीनी चाहिए और बाकी मुल्कों को भी चीनी चाहिए। तो पाकिस्तान जो है वो अगर इंपोर्ट इसे लिबरलाइज़ करता है, इसे डीरेगुलेट करता है तो एक बड़ा प्लेयर बन सकता है इस मार्केट के अंदर। ये है इसकी सबसे अच्छी कहानी।